वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब एब्नॉर्मल साइकोलॉजी का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एंजाइटी से आप सभी परिचित हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, सब टर्म्स का आप यूज़ करते हो। एंजाइटी का कुछ ज़्यादा है कि एंजाइटी हो रही है ना। तो आज जानोगे एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। बोथ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो असमान मनोविज्ञान में यानी कि एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में जो एंजाइटी है और उससे जो उत्पन्न मेंटल डिसऑर्डर है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। एंजाइटी से हमारा मतलब क्या है? फियर और एप्रीहेंशन की अनप्लीजेंट फीलिंग से, यानी कि एंजाइटी क्या है? डर है, एक आशंका है जो कि दुखद भाव से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई एंजाइटी के बारे में पूछे व्हाट इज़ एंजाइटी, तो एंजाइटी फियर और एप्रीहेंशन की अनप्लीजेंट फीलिंग है, ठीक है। ठीक है, तो फियर और एप्रीहेंशन यानी कि आशंका जो कि आपके दुखद भाव से उत्पन्न होती है। तो इस तरह जो एंजाइटी है वो कई तरह की मानसिक विकृतियों की उत्पत्ति है, ठीक है। अगर आपके अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही है, बहुत कॉन्टीन्यूस एंजाइटी हो रही है और उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए इसे एक डायग्नोस्टिक कैटेगरी में रखा गया था जिसे न्यूरोसिस कहा गया, ठीक है। अभी इसे साइकोन्यूरोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। अब ये जो न्यूरोसिस है ये अब एमसीक्यू में ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर है, एक साइकोन्यूरोसिस डिसऑर्डर है। एमसीक्यू है बेटा आपका, ठीक है। और फियर और एप्रीहेंशन की जो अनप्लीजेंट फीलिंग है वो क्या कहलाती है? एंजाइटी। ये भी एमसीक्यू है आपका। और ये जो न्यूरोसिस वर्ड है उसका सबसे पहले जो यूज़ था वो किसने किया था? विलियम कूलिन ने। CULLEN, देखो इसमें लिखा भी है। विलियम कूलिन ने किया था सबसे पहले। किसमें किया था? सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी में, ठीक है। उनका जो उन्होंने जो अपना कैटेगराइजेशन सिस्टम बताया, एक बुक पब्लिश की थी सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी, उसमें उन्होंने न्यूरोसिस वर्ड का यूज़ किया था। अब उसके बाद फ्रायड और उनके जो कुलीग्स थे इन्होंने भी न्यूरोसिस का यूज़ एंजाइटी और उससे डेवलप होने वाले मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए सेम इसी सेंस में किया था। अब न्यूरोसिस में एंजाइटी डिसऑर्डर, कन्वर्जन न्यूरोसिस, हाइपोकॉन्ड्रिकल न्यूरोसिस, OCD, ये सभी डिसऑर्डर्स रखे गए हैं। इन सबका बस क्लिनिकल नेचर जो है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जो न्यूरोसिस है, ठीक है, इसमें जो न्यूरोटिक लाइफस्टाइल होती है उसके दो तरह की क्या बताई गई हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। पहली क्या है? न्यूरोटिक न्यूक्लियस, और दूसरा है न्यूरोटिक पैराडॉक्स, यानी कि स्नायु विकृत केंद्रक और स्नायु विकृत विरोधाभास। न्यूरोटिक न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूरोटिक न्यूक्लियस यानी कि स्नायु विकृत केंद्रक से तात्पर्य रियलिटी के, जो हम रियलिटी का जो फॉल्टी इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, रियलिटी का फॉल्टी इवैल्यूएशन और स्ट्रेस से दूर हटने की जो प्रवृत्ति होती है वो है न्यूरोटिक न्यूक्लियस, ठीक है। जब हम रियलिटी का गलत ढंग से दोषपूर्ण मूल्यांकन करें, फॉल्टी इवैल्यूएशन करें, और जब हम स्ट्रेस से यानी कि तनाव से निपटने की जगह उससे भाग जाएं, तो ये क्या है? न्यूरोटिक न्यूक्लियस, यानी कि कुछ ना कुछ न्यूरोसिस पाया जा रहा है। फिर है दूसरा न्यूरोटिक पैराडॉक्स क्या होता है, यानी कि स्नायु विकृत विरोधाभास क्या होता है? न्यूरोटिक पैराडॉक्स मतलब कि एक विशेष तरह की लाइफस्टाइल जिसमें माल अडेप्टिव और सेल्फ हार्मिंग नेचर की प्रवृत्ति जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। ये क्या है? न्यूरोटिक पैराडॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका DSM आया, DSM जो 5 है, ठीक है, यानी कि जिसको हमने कहा है द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, स्पेसिफिकली क्या कर रहा है? डिस्क्राइब करता है एंजाइटी एज एक्सेसिव वरी। एंजाइटी को उसने किस टर्म में डिस्क्राइब किया है? एक्सेसिव वरी एंड एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जब आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगे, वरीनेस होने लगे, अप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशंस होने लगे, अकरिंग मोर डेज दैन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है, बहुत दिन से बनी रहें, जो कि 6 मंथ तक रहें,
ठीक है। अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ सच एज़ वर्क और स्कूल परफॉर्मेंस। और ये सब चीज़ें बहुत तरह की चीज़ों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से स्कूल परफॉर्मेंस में दिखाई देने लगे, तो क्या है, हम ये कहेंगे कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है। तो ये 6 मंथ तक रह रही हैं आपकी ये सब चीज़ें, एक्सेसिव वरीनेस, एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेडनेस, ठीक है, अकरिंग मोर डेज दैन नॉट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसके बाद मीनिंग ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, थोड़ा-थोड़ा मैंने DSM-5 भी जोड़ दिया क्योंकि आपके सिलेबस में DSM-5 की थोड़ी-थोड़ी बात भी हुई है। बहुत डिटेल में नहीं बताया उन्होंने, लेकिन फिर भी। इन द DSM-5 एंजाइटी डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड एज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर को एंजाइटी डिसऑर्डर ही बोला गया है, ठीक है। अब इसको बोला गया है एंजाइटी डिसऑर्डर को, अ ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, एक ग्रुप है मेंटल डिसऑर्डर का जो कि कितनी चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, फीलिंग ऑफ अनकंट्रोल वरीनेस, ठीक है। ऐसी वरीनेस यानी ऐसी चिंता जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एप्रीहेंशन यानी कि आशंका, इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा, और फियर यानी कि डर। ये सभी चीज़ें एंजाइटी डिसऑर्डर में आती हैं। दीज इमोशंस आर सो स्ट्रॉन्ग, ये इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड दैट दे ग्रेटली अफेक्ट अ पर्सनस डे टू डे एक्टिविटी, और वो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को अगर इंटरफेयर कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज दैट क्लास ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव एप्रीहेंशन और एंजाइटी आर फाउंड। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, वो मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर है, मनोवैज्ञानिक विकृति है, जिसमें बहुत ज़्यादा आशंका पाए जाएं, बहुत ज़्यादा चिंता पाई जाए, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस बहुत सारी दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, on the basis of definitions given above, it is clear that anxiety arises from fear की वजह से डेवलप हो रही है, and the person's experiences uncertainty and helplessness, ठीक है। किस वजह से एंजाइटी डेवलप हो रही है, डर की वजह से, पर्सन्स की अनिश्चित अनुभवों की वजह से, एक्सपीरियंसेस अनसर्टेनिटी एक्सपीरियंसेस की वजह से, और हेल्पलेसनेस की वजह से कि उसके पास, वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, कोई इसके पास हेल्प करने के लिए नहीं है। लॉट ऑफ एप्रीहेंशन आशंका की वजह से हो रही है, वो रेस्टलेस फील कर रहा है, ठीक है। और दुखद दुखद महसूस कर रहा है अपने आप को, नर्वस महसूस कर रहा है, कई दिन से सोया नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस है उसके अंदर, तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं, ये सब सिम्टम्स हैं एंजाइटी के, ठीक है। साइकोसिस में न्यूरोसिस। अब अगर हम सेलिगमन और रोशिमन, ठीक है, एक मिनट इसमें डेफिनेशन देखें, सेलिगमन रोशिमन की नहीं दी है, इसलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। उन्होंने क्या बताया एंजाइटी को, कोई बात नहीं, चलो कॉर्सन और कोलीग्स की दी है ना, चलो इतना चलने दो, ठीक है, बहुत कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि बीए का ही है। अभी एंजाइटी वर्सेस फियर की बात करें, तो एंजाइटी वर्सेस फियर यानी कि एंजाइटी क्या है और फियर क्या है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं एंजाइटी और फियर में। तो एंजाइटी क्या है, एप्रीहेंशन अबाउट अ फ्यूचर थ्रेट, फ्यूचर थ्रेट, ठीक है। एप्रीहेंशन क्या है, एप्रीहेंशन अबाउट फ्यूचर थ्रेट, आपके फ्यूचर को लेके जो थ्रेट डेवलप हो रहा है, जो आशंका डेवलप हो रही है, वो एंजाइटी है। और फियर क्या है, एक तरीके का रिस्पॉन्स है टू एन इमीडिएट थ्रेट के बारे को लेके, ठीक है। बोथ इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल अराउजल, दोनों में ही फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। बोथ कैन बी अडेप्टिव, दोनों दोनों ही अडेप्टिव हैं। फियर ट्रिगर्स फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या तो मरो, ठीक है, लड़ो और या भागो वाला रिस्पॉन्स होता है। मे सेव लाइफ, फियर लाइफ को सेव करता है। एंजाइटी प्रिपेयर्डनेस, एंजाइटी आपको प्रिपेयर करती है। तो फियर एंड एंजाइटी ऑफन अकर टुगेदर, दोनों साथ साथ डेवलप होती हैं, बट दीज टर्म्स आर नॉट इंटरचेंजेबली, ठीक है। पर हम फियर की जगह एंजाइटी और एंजाइटी की जगह फियर को यूज़ नहीं कर सकते। फियर इज़ एन इंटेंस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फियर एक इंटेंस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू इमीडिएट डेंजर। भाई कोई भी डेंजर आपके सामने आया, भालू आ जाए, चीता आ जाए, तो आपको डर लगेगा ना, तो ये क्या है, एक रिस्पॉन्स है। वाइल एंजाइटी इज़ अ कॉम इमोशन रिगार्डिंग थिंग्स वी थिंक मे हैपन, एक, और एंजाइटी क्या है, एक इमोशनल इमोशन है जो कि बहुत सारी चीज़ें जब हम सोचते रहते हैं तब ये डेवलप होता है। एंसियस एंड फ्राइटनिंग,
इमोशंस कैन फील द सेम एंड बी इजीली कंफ्यूज्ड। ठीक है, इजीली हमें कंफ्यूज करती हैं। बट व्हेन कंपेयरिंग फियर वर्सेस एंजाइटी देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू। ठीक है, पर फियर और एंजाइटी को जब हम कंपेयर करने लगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बोथ आर डिफरेंट। टाइप्स ऑफ एंजाइटी की बात करें तो जनरली जान लीजिए इतनी टाइप की एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंजाइटी की बात कर रहे हैं। जनरल एंजाइटी जो सबको होती है, अनकंट्रोल्ड ऑब्सेसिव टाइप एंजाइटी, ये किसी किसी इंसान को कुछ ऑब्सेसिव टाइप एंजाइटी भी होती है ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो अनकंट्रोलेबल होती है। ठीक है, तो एंजाइटी का एक टाइप ऐसा भी है। सोशल एंजाइटी टाइप, ठीक है, सोशल चीज़ों को लेके जो एंजाइटी हो रही है, फियर ऑफ फोबिया, किसी स्पेसिफिक चीज़ से डर। पोस्ट पीटीएसडी, ठीक है, पिछली चीज़ों की बार बार फ्लैशबैक आता है, इसलिए आपको पिछली चीज़ें जब याद आती हैं तो उस टाइप की एंजाइटी। नर्वसनेस होना, तो ये इस तरह की कुछ कुछ टाइप्स ऑफ एंजाइटी को कैटेगराइज किया गया है। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया ताकि आपको ये भी पता रहे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंजाइटी क्या हो सकते हैं? गेटिंग एक्साइटेड, कि आप एंजाइटी की वजह से एक्साइटेड फील कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि व्हेन समवन इज़ वेरी अपसेट, बहुत अपसेट है कोई इंसान, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? बहुत तेज़ी से वर्क करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंजाइटी, भाई आप एंजाइटी में हो, आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से तेज़ी से वर्क कर रहा है, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चलने लगेगी, स्वेटिंग होने लगी, हाथ और जो पैर होंगे वो ट्रेम्बलिंग होने लगेगी, जो मुँह होगा वो क्या हो जाएगा? ड्राई होने लगेगा। ठीक है? ऐसे ही गेटिंग नर्वस, इसमें क्या हो जाएगा? द एप्रोप्रिएट कॉज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर आर फॉल्टी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मैनी सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रेजेंट लाइफ विच आर एक्सेप्टेबल एज इमीडिएट कॉज। ठीक है, मतलब कि आप अपने आप को एंजाइटी में नर्वस फील करने लगते हो, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, फिर अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो द मेन फीचर ऑफ दिस डिजीज इज दैट अ पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ डायरेक्शनलेस रहेगा एंजाइटी में। दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। ठीक है, इसको हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी भी बोलते हैं, मतलब कि कोई ना कोई एंजाइटी का बने रहना। फिर है, ये भी एक एमसीक्यू है कि एंजाइटी किसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी, किसी न किसी एंजाइटी का जब बने रहना, कि एक एंजाइटी खत्म हुई तो दूसरी की एंजाइटी आ गई, दूसरी एंजाइटी खत्म, पहले तो हम पैसे की दिक्कत से परेशान थे, पैसा आया तो अब इस पैसे को खर्च कैसे करूं, पैसा खर्च होने लगा तो पैसा क्यों खर्च हो रहा है। ठीक है, पैसा खर्च नहीं हो रहा तो क्यों नहीं खर्च हो रहा, मतलब कोई ना कोई एंजाइटी बनी, फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी। इट इज़ नीदर कॉज्ड बाय एनी स्पेशल सब्सटेंस और सिचुएशन, नॉट डज इट हैव एनी स्पेशल सिम्टम्स और नॉलेज ऑफ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शनलेस है, किसी भी कोई स्पेसिफिक चीज़ को लेके नहीं होगी, बस बनी रहना है उसको। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो मैंने वो दे रखे हैं, इससे सिम्टम्स बिकम डिसअपॉइंटेड इन लाइफ, अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड रहना, थिंकिंग यू आर गोइंग टू डाई एंड हैविंग सुसाइडल थॉट्स, आपके मतलब मन मन में आने लगे विचार कि आपको मरना है, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगें, फीलिंग आप रेस्टलेस फील करने लगो, आपको टेंशन होने लगे, आपको नींद ना आए, खराब सपने आने लगें, फ्यूचर के लेके खराब डर सताने लगें। When these symptoms increase too much, the person starts having seizures. जब ये symptoms बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान को सीजर्स आने लगते हैं। Such patients have a negative and pessimistic attitudes towards various subjects and events. तो ऐसे में क्या होने लगता है? ऐसे लोगों को एक नेगेटिव और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड सताने लगता है, कई लोगों को लेके और इवेंट्स को लेके। इनकी ये जो एपेटाइट यानी कि खाना-पीना होता है, वो भी कम होने लगता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगता है, डायरिया हो जाता है, तो ये सब चीज़ें एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, थिंकिंग टू मच कॉज़ डिस्कम्फर्ट एंड नर्वसनेस, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और भी चीज़ें बता रहे हैं अभी एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के बारे में। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर पूरा टॉपिक ही है, तो इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे। टाइप से पहले, कि बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप डिस्कम्फर्ट फ़ील करते हो, नर्वस फ़ील करते हो, इसकी वजह से एंग्ज़ायटी और ज़्यादा चरम पे पहुँच जाती हैं, और जो कि हार्मफुल भी होती हैं। आप टायर्ड फ़ील करने लगते हो, ठीक है? भाई इतना ज़्यादा सोच रहे हो तो आप टायर्ड फ़ील करोगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, इरिटेबिलिटी होती रहेगी हमेशा, हमेशा इरिटेटेड रहोगे, एंगर मतलब गुस्सा आता रहेगा, ठीक? किसी भी चीज़ों को लेके छोटी-छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, ठीक है? मसल्स में टेंशन्स होने लगना, आपकी जो फिज़िकल रिलैक्सेशन होता है, वो रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, कहीं भी टेंशन रहेगी। मतलब एक कहीं से कहीं न कहीं एक कहते हैं ना, खिंचाव महसूस होगा मसल्स में।
प्रॉब्लम होगी सोते समय, एंग्ज़ायटी अटैक्स आने लगेंगे, ठीक है? पैनिक अटैक आने लगेंगे, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाना, कम हो जाना, पसीना आने लगना, ठीक है? कभी-कभी बिल्कुल आराम से बैठे हो, कभी-कभी एकदम से टायर्ड हो जाना, थका हुआ महसूस होने लगना, ठीक है? और लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन यानी कि सैटिस्फैक्शन की कमी। ये सब चीज़ें क्या हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब किस-किस वजह से एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो सकता है, कॉज़ेज़ क्या हैं? एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के भई बहुत सारे कॉज़ेज़ हो सकते हैं वैसे तो अभी हम जनरल कॉज़ेज़ की बात करते हैं। स्टार्टिंग टू वरी टू मच आपने स्टार्ट कर दिया किसी भी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, तो वो समझ लीजिए स्टार्टिंग है एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की, ठीक है? अब आज के ज़माने में मॉडर्न एरा में एंग्ज़ायटी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकती है। लैक ऑफ मनी की वजह से, लॉस ऑफ जॉब, स्ट्रेसफुल सोशल और पर्सनल इमोशनल सिचुएशन की वजह से, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एंग्ज़ायटी के। आपने जो गोल्स बनाए वो लॉस हो गए, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ़ में, ठीक है? मैनिफेस्टेशन हो गया टेरेबल डिज़ायर्स का, सिचुएशन ऑफ गिल्ट की वजह से, फैमिली हिस्ट्री रही हो भाई, ठीक है? आप हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं, आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, डिसऑर्डर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गए हों, बिकमिंग डिसअपॉइंटेड विद लाइफ़, ठीक है? इंक्रीज़ इन मसल्स टेंशन्स, इंक्रीज़ इन यूज़लेस थॉट्स, गेट फ्रस्ट्रेटेड ईज़िली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, भई आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो ये सब क्या है कॉज़ेज़ हैं, जनरल कॉज़ हैं एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पेसिफ़िकली इसमें एक ही ट्रीटमेंट बताया जा रहा है कि अगर आपको लगे कि आप बहुत जल्दी परेशान हो जा रहे हो, फ़ियर है, एप्रीहेंशन है, अनएक्सपेक्टेडनेस है, ठीक है? आपको लग रहा है आपके अंदर एंग्ज़ायटी है, किसी भी फ़ॉर्म में डिप्रेशन पाया जा रहा है, एंग्ज़ायटी अटैक्स आ रहे हैं, तो आप क्या करें किसी प्रोफ़ेशनल से सलाह लें, साइकियाट्रिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, मेडिसिन्स लें, काउंसलिंग कराएँ। एक कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेडिसिन एंड काउंसलिंग का। ठीक है, सिर्फ़ मेडिसिन से इंसान ठीक नहीं हो सकता या सिर्फ़ काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकता। दोनों का कंबाइंड यूज़ आर वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर। ठीक, अब बात करते हैं DSM-5 में एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर को इतने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सेपरेशन एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, सेलेक्टिव म्यूटेशन, स्पेसिफिक फ़ोबिया, सोशल फ़ोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफ़ोबिया और जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में। पर यहाँ पे DSM-5 के अकॉर्डिंग बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ कुछ डिसऑर्डर को ही पढ़ना है जो DSM-4 TR में थे, उसी की बात करेंगे। फ़ोबिया, पैनिक, GAD और OCD की बात करना है हमें यहाँ पे। तो फ़ोबिया क्या है? फ़ोबिया बेसिकली फ़ोबिया is a very common anxiety disorder in which a person has a persistent and proportionate amount of fear of a specific object। यानी कि फ़ोबिया एक बहुत ही सामान्य चिंता विकृति है, जिसमें व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट से या सिचुएशन से डिस्प्रपोर्शनेट क्वांटिटी में डरता है, जो रियलिटी में व्यक्ति के लिए कोई भी खतरा ना के बराबर उत्पन्न करती हैं। जैसे कि व्यक्ति किसी स्पाइडर से डर रहा है, मकड़े से डर रहा है, तो मकड़े को लेकर उसमें जो फ़ोबिया उत्पन्न हो गया है, उसकी वजह से वो कमरे में नहीं जाएगा, जहाँ पे स्पाइडर है। या लिज़र्ड से डरने लगते हैं लोग, तो लिज़र्ड से डर के मारे क्या है वॉशरूम्स नहीं जाते हैं, रूम्स में एंटर नहीं करते हैं। पर क्या लिज़र्ड आपको खा लेगी? नहीं खाएगी। क्या स्पाइडर आपको कुचल देगा, मारेगा, पीटेगा? नहीं होगा, लेकिन आपके नॉर्मल बिहेवियर को उसने क्या किया? डेविएट कर दिया। तो ये क्या है? एक फ़ोबिया है। तो फ़ोबिया को बेसिकली कुछ डेफ़िनेशन अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ़ोबिया क्या है? फ़ियर आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट टू एक्चुअल थ्रेट से जो प्रोपोर्शन में फ़ियर होना चाहिए उससे आउट ऑफ हो गया प्रोपोर्शन में। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ़ियर हो जाना। अवेयरनेस दैट फ़ियर इज़ एक्सेसिव आपको ये अवेयरनेस हो गई कि फ़ियर बहुत ज़्यादा है। मस्ट बी सीवियर एनफ टू कॉज डिस्ट्रेस और इंटरफेयर विद द जॉब और सोशल लाइफ और ऐसा फियर होना जो आपकी पर्सनल जॉब लाइफ सोशल लाइफ को इंटरफेयर कर रहा है दैट इज फोबिया। फिर अब सेलिगमैन और रोशमन ठीक है रोजनहॉर्न ने बताया कि व्हाट इज फोबिया। उन्होंने बताया है कि जो फोबिया है एक क्या है परसिस्टेंट फियर रिएक्शन है जो खतरे की वास्तविकता के अनुपात से परे होता है।
ठीक है, यानी कि जितनी मात्रा में खतरा होता भी नहीं है उस रियलिटी से भी परे होता है। ठीक है, वो उसकी भाई खतरा 1% है, हम उसको माप बता रहे हैं 100% खतरा। ठीक है, ये तो वही बात हो गई, पानी की एक बूंद गिरी और हमने कहा मूसलाधार बारिश हो गई। तो ये है फोबिया। तो फिर डेविंसन और नील ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो हमारे साइकोपैथोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने बताया कि फोबिया एक क्या है, डिसरप्टिंग यानी कि विघटनकारी, फियर मीडिएटेड अवॉइडेंस यानी कि डर व्यवहारत परिहार, जो किसी खास वस्तु या परिस्थिति से उत्पन्न खतरे के अनुपात से अधिक होता है। खतरा नहीं होता है, उस खतरे के अनुपात से अधिक है तथा जिसे प्रभावित व्यक्ति द्वारा आधारहीन समझा जाता है, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया गया है। तो बेसिकली फोबिया क्या है? फोबिया वो है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु या परिस्थिति से असंतुलित मात्रा में डरता है जिससे वास्तव में कोई भी खतरा नहीं होता, और उसका डर इतना अधिक होता है कि उससे उसका जो सामान्य व्यवहार है, सामान्य जीवन है, उसका व्यवहार क्या हो जाता है, मालएडेप्टिव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से फोबिया में पाया गया है कि जो डर होगा उसमें दिन प्रतिदिन के जीवन में पाया जाएगा, और पाए जाने वाले डर से क्या होगा, भिन्न होगा। जो नॉर्मली आप डर जाते हो, कभी भी किसी डॉग को देख के डर जाना, नॉर्मली डर जाना, पर फोबिया में क्या होगा, इतना डर हो जाएगा कि आपकी जो डेली लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, मालएडेप्टिव सी दिखने लगेगी। तो अब सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स हैं? वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं फोबिया के, पर मैं कुछ कुछ मेन क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करूँगी जो एपीए ने बताया था। पहला क्या है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से इतना अधिक परसिस्टेंट फियर जो वास्तविक खतरे के अनुपात से ज़्यादा होगा, जितना जो रियलिटी में जो डेंजर है उस अनुपात से बहुत ज़्यादा होगा डेंजर, आपको जो फील हो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, फोबिया वो है परसिस्टेंट फियर जो वास्तविक खतरे के अनुपात से कहीं ज़्यादा है। व्यक्ति को उस स्पेसिफिक सिचुएशन या वस्तु से सामना होने पर बहुत ज़्यादा चिंता होने लगेगी या पैनिक अटैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फोबिया में पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, ये याद रखना है एमसीक्यू में। व्यक्ति या रोगी यह समझता है कि डर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, व्यक्ति फोबिया उत्पन्न करने वाली सिचुएशन से दूर रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये जो क्या है मेन सिम्टम्स हैं। आप इसमें और भी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि जो फोबिया होता है ऐसे व्यक्ति में अन्य कई तरह के लक्षण जैसे कि टेंशन, हेडेक, पीठ में दर्द, पेट में गड़बड़ी आदि भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे लोगों में पैनिक सिचुएशन में डीपर्सनलाइजेशन का अनुभव उत्पन्न हो सकता है, अनरियलिटी लग सकती हैं, उसको स्ट्रेंजनेस लग सकती हैं, डिप्रेशन फील हो सकता है, इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़, एक दूसरे से रिलेशनशिप डेवलप करने में कठिनाई, बात करने में कठिनाई, कम्युनिकेशन में कठिनाई भी डेवलप हो सकती है। तो ये क्या है, फोबिया के सिम्पटम्स हैं। कुछ लोगों में डिसीजन लेने में भी कठिनाई डेवलप हो जाती है, जिसे कॉफमैन ने निर्णय दुर्भीति यानी कि डिसाइडोफोबिया भी कहा है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको फोबिया बताऊंगी कि व्हाट इज़ फोबिया। अन्ना नाम की एक महिला जिसकी आयु 38 वर्ष है, में बिल्ली से फोबिया डेवलप हो गया उसमें। ठीक है, अब 6 महीने पहले उसके मकान के ठीक सामने वाले जो मकान खाली था उसमें बड़ी बड़ी क्या समझ लो घास उगाई थी, जिसमें अगल बगल की बिल्लियां आकर खूब उछल कूद किया करती थी। अन्ना को यह डर हो गया था कि जब वह अपने मकान से बाहर निकलेगी तो बिल्ली उस पर कूद कर उसे नोच और खसोट लेगी, नोच लेगी। ठीक है, इसलिए वह अपने आप को घर में बंद रखा करती थी। जब वह 4 वर्ष की थी तो उसके मन में यह भयावह ख्याल आता था कि उसके पिता बिल्ली के एक बच्चे को पकड़कर पानी में डुबो दिए थे, और तब से ही वह सचमुच में बिल्ली से आतंकित रहती थी। यह कहने पर भी कि उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह उस डर से घबरा जाती थी। बिल्ली को देखते ही वह अधिक आतंकित हो जाती यानी कि डर जाती थी, और वह सिर्फ बिल्ली से डर से उत्पन्न एप्रीहेंशन के बारे में सोचा करती थी। वह कोई भी अप्रत्याशित गति, कोई भी मतलब मूवमेंट हो, शैडो पड़े, छाया आ जाए या आवाज़ हो, तो उसको बिल्ली की आवाज़ ही समझ बैठती थी। तो इन द अबव केस, उक्त केस में अन्ना इसलिए घर में रहना चाहती हैं क्योंकि उसे डर है कि यदि वह घर से बाहर निकलेगी तो बिल्ली द्वारा उस पर क्या किया जाएगा, आक्रमण कर दिया जाएगा।
ठीक है। उसका डर सचमुच में उस अनुपात से काफ़ी अधिक है जिसमें सचमुच में बिल्ली उस पर झपट कर हानि पहुँचा पाए। तो यहाँ क्या है, यहाँ वास्तविक खतरा लगभग शून्य है। भाई वो तो बिल्लियाँ अगर हैं भी उसके घर के सामने, जो घास उगी है उसमें खेल भी रही हैं, तो ज़रूरी थोड़ी वो उस पे ही उन पे ही वो जैसे ही बाहर निकलेंगी उस पे ही झपट्टा मारेंगी, उसी को खतरा पहुँचा देंगी। तो बेसिकली यहाँ तो रियलिटी डेंजर तो शून्य है, पर उसका जो डर है वो क्या है, इरेशनल है और एक्सट्रीम है। तो सचमुच में उसकी जो समस्या है एक सामान्य डर से कहीं अधिक है, और यह निश्चित रूप से क्या है, एक फोबिया है। ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल है फोबिया का। तो और बेसिकली ये जो वो भी निकल के आया है रिजल्ट, या देखा जाए प्रेवलेंस इंसिडेंस, तो महिलाओं में फोबिया ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स के। अब टाइप्स ऑफ फोबिया की बात करें तो 3 तरह के फोबिया होते हैं, स्पेसिफिक, एगोरा फोबिया और सोशल फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया मतलब कि स्पेसिफिक चीज़ से और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से फोबिया, जैसे कि क्लस्ट्रोफोबिया मतलब कि टाइट प्लेसेस में नहीं जाएगा। एक्रोफोबिया हाइट से डर। हीमोफोबिया यानी कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस गेट्स स्केयर्ड फ्रॉम सीइंग ब्लड देख के हो गया। ठीक है। डेंटोफोबिया फियर ऑफ डेंटिस्ट, स्पेसिफिक चीज़ से कोई फोबिया हो तो स्पेसिफिक फोबिया कहलाता है। एगोराफोबिया यानी कि क्राउडेड प्लेस से जाने से डर। सोशल फोबिया यानी कि सोशल इवैल्यूएशन से डर लगता है पर्सन को, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर टाइप का है ये, कि वो दो लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, अपने व्यूज़ नहीं एक्सेस देना चाहेगा, तो सोशल फोबिया। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है, स्पेसिफिक फोबिया एक इरेशनल फियर है जो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से या सिचुएशन से रिलेटेड होता है या उससे डेवलप होता है। जैसे बिल्ली से डरना, मकड़े से डरना, से छिपकली से डरना, ये सब क्या है, स्पेसिफिक फोबिया है। अब स्पेसिफिक फोबिया में भाई टाइप तो बहुत सारे हैं, सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे एयर है तो एयरोफोबिया हो जाएगा, एनिमल है तो जू फोबिया हो जाएगा, एनिमल से डर रहा है। बीज से डर रहा है तो एपीफोबिया है। ठीक है। अकेले रहने से डर रहा है तो ऑटोफोबिया है। ठीक है, तो बहुत सारे फोबियाज हैं। कैट से डर रहा है तो एल्यूरोफोबिया है। ब्लड से डर रहा है तो हीमाटोफोबिया है। ठीक है, तो बुक से डर रहा है तो बिब्लियोफोबिया है। बहुत सारे फोबियाज हैं। ठीक है, तो सबके याद करना मुश्किल है, पर मेन मेन आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ अब स्कूल से डरना है तो स्कूलियोनोफोबिया हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें भी कैटेगराइजेशन किए गए हैं स्पेसिफिक फोबिया में, कि जैसे कि एनिमल फोबिया। एनिमल फोबिया क्या होता है, एनिमल फोबिया एक बहुत ही सामान्य प्रकार का स्पेसिफिक फोबिया है जिसमें रोगी विशेष तरह के एनिमल से कुछ कारणों से इरेशनल रूप से डरने लगता है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग चाइल्डहुड से हो जाती है। जैसे कैट से डरना एल्यूरोफोबिया, डॉग से डरना साइनोफोबिया, इंसेक्ट से डर रहा है सो इंसेक्टोफोबिया हो गया, स्पाइडर से डर रहा है तो आर्कोनोफोबिया हो गया। ठीक है, मतलब कि एनिमल से जो डेवलप हुआ है वो एनिमल फोबिया। फिर है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या नेचुरल इन्वायरमेंट से डरना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रोगी कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से इरेशनल फियर दिखाता है। जैसे कि व्यक्ति डार्कनेस, ठीक है, अंधेरे से डरने लगता है, गंदगी से डरने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनएनिमेट चीज़ों से डर रहा है, जैसे कि आंधी तूफान से डर लग रहा है उसको तो ब्रॉन्टोनोफोबिया हो गया। हाइट से डर रहा है तो एक्रोफोबिया हो गया। अंधेरे से डर रहा है तो नाइसाइटोफोबिया हो गया। क्लोज्ड स्पेसेस से बंद जगहों से डर रहा है तो क्लस्ट्रोफोबिया हो गया। क्राउड से डर रहा है तो ऑक्लोफोबिया हो गया। ठीक है, ये सब आपको मैं लिस्ट दे दूंगी, और देखो इसमें लिखा भी हुआ है मेन मेन। ठीक है, अब क्या है, बीमारी से, फियर ऑफ इलनेस एंड इंजरी, इस तरह की जो फोबिया है उसमें व्यक्ति चोट से, जख्म से, बीमारी से इरेशनल फियर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हालांकि जिस बीमारी से वह डरता है उससे अब इतना डरने की बात नहीं होती, क्योंकि फिर धीमे धीमे क्या है उसके साथ रहना भी सीख लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये उन लोगों में पाया जाएगा जो स्पेसिफिकली इलनेस से डरते हैं, इंजरी से डरते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनमें पेट में दर्द, हाथ में दर्द, छाती में दर्द जैसे सिम्टम्स भी डेवलप हो जाते हैं। अब ये डेवलप कब होता है, मिडिल एज में। जैसे कि डेथ से फोबिया तो ये क्या हो जाएगा, थैनेटोफोबिया। कैंसर से फोबिया तो कैंसरोफोबिया। ठीक है,
और वेनरल से डर हो जाएगा तो वेनरलोफोबिया हो जाएगा। तो ये 3 इस तरह की फ़ोबिया हो जाएँगे, ठीक है? ये फ़ियर ऑफ इलनेस एंड इंजरी का है, ये वाला चार्ट। फिर है ब्लड फ़ोबिया। ब्लड फ़ोबिया इस तरह के रोगी में उन परिस्थिति से इरेशनल फ़ियर डेवलप होता है, जिसमें उन्हें रक्त देखने को मिलता है, चाहे कट-फट जाने से रक्त निकल रहा हो या सुई देने से रक्त निकल रहा हो। तो ये ब्लड फ़ोबिया, ये लेट चाइल्डहुड में डेवलप होता है, ठीक है? एनिमल फ़ोबिया कब हो रहा है? चाइल्डहुड में डेवलप हो रहा है, ठीक है? और जो इलनेस वाला है वो मिडिल एज में और ब्लड फ़ोबिया लेट चाइल्डहुड में डेवलप हो रहा है। तो ये भी एमसीक्यू में आपको याद रखना होगा। अब ये भी स्पेसिफिक फ़ोबिया का ही वो दे रखा है, चार्ट दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं एगोराफोबिया पे। एगोराफोबिया क्या है? एगोराफोबिया यानी कि जैसे कि भीड़-भाड़ या बाज़ार यानी कि मार्केट प्लेसेस से डर, ठीक है? एगोराफोबिया में कई तरह के डर सम्मिलित होते हैं, जिसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो है द पब्लिक प्लेस। जहाँ से व्यक्ति को ऐसा बिलीव होता है कि किस तरह की घटना या दुर्घटना होने पर उसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसके उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। वो खरीदारी करने के लिए जाने से डरने लगता है, भीड़-भाड़ वाली जगहों पे प्रवेश करने से डरता है, यात्रा करने से डरता है। ठीक है? तो ये क्या है एगोराफोबिया का ही पार्ट है। एगोराफोबिया की जो स्टार्टिंग है, कई बार पैनिक अटैक होने से डेवलप हो जाती हैं और इसलिए इसमें पैनिक अटैक के भी सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि टेंशन होना, डिजीनेस होना, कंपल्सिव बिहेवियर करना, ठीक है? तो जैसे कि बार-बार देखना कि दरवाज़ा ठीक से बंद है कि नहीं, कोई घर में तो नहीं घुस आएगा, ये सब चीज़ें करना, तो ये क्या है एगोराफोबिया। फिर है सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या सोशल फ़ोबिया। सोशल फ़ोबिया जिसे DSM-5 में सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर बोला गया है। सोशल फ़ोबिया जिसमें व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन से यह डर बना रहता है कि उसका इवैल्यूएशन लोग करेंगे। तो फलता क्या होता है ऐसी सिचुएशन से वो दूर हट जाता है, वह चिंतित नज़र आता है और काफ़ी घबराया हुआ रहता है। इसे सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ऐसे लोग आम लोगों के बीच कुछ बोलने से, कोई रोल प्ले करने से काफ़ी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें इवैल्यूएट करने लगेंगे और इस जो फ़ोबिया है इसकी स्टार्टिंग किसमें हो जाती है? किशोरावस्था में, एडोलसेंस में ही हो जाती है, 25 साल के बाद डेवलप हो जाता है बेसिकली ये, ठीक है? अब बात करें एटिलॉजी ऑफ फ़ोबिया की, तो इसमें बायोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, ठीक है? बायोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती हैं कि किस वजह से डेवलप होता है फ़ोबिया, ठीक है? बायोलॉजिकल थ्योरी कहती हैं, जिन व्यक्तियों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काफ़ी एक्टिव होता है, उनमें जिन लोगों का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट से काफ़ी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, उन लोगों में फ़ोबिया डेवलप होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। दूसरा बताया उन्होंने बायोलॉजिकल थ्योरीज़ के तहत जेनेटिक फैक्टर यानी कि ये जो फ़ोबिया है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि भाई आपके घर परिवार में किसी को रहा होगा, तो ही आप में आ गया। नेक्स्ट है साइकोएनालिटिक थ्योरीज़। साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ बताती हैं कि जो फ़ोबिया है वो बेसिकली क्या है? रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेस से उत्पन्न एंग्ज़ायटी के प्रति जो पेशेंट है उसके द्वारा किया गया एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। भई वो डर रहा है इस वज़ह से वो क्या कर रहा है एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज़्म अपना रहा है। बिहेवियरल थ्योरीज़ क्या कहती हैं? फॉल्टी लर्निंग की वज़ह से फ़ोबिया डेवलप हो गया है। इसमें इन्होंने 3 तरह की चीज़ें बताई हैं अवॉइडेंस कंडीशनिंग में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली वाटसन ने रेनर के साथ किया था। रेनर जो बच्चा था उसके ऊपर किया वाटसन ने और रेनर ने किया था अल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर। जिसमें उन्होंने पाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि जब सीएस को कंडीशनल स्टिमुलस को यूसीएस के साथ, ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस को यूसीएस के साथ हम पेयर्ड करके प्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है तो इसकी वजह से भी फोबिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। सीएस यानी कि हमारा सीएस क्या हो जाएगा, यूसीएस हमारा डॉग है और सीएस हमारा क्या है, अगर डॉग का बेबी है, पपी है, तो अगर डॉग से एक इंसान डर रहा है तो वो पपी से भी डरने लगेगा। तो और इससे क्या हो रहा है कि अवॉइडेंस कंडीशनिंग की वजह से फोबिया इंसान सीख ले रहा है। और जब
उस इंसान जो ये इंसान जो डॉग से डरना सीख लेता है, डॉग के बच्चों से डरना सीख लेता है और उनसे दूर रहने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं हम? क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी और इस क्लासिकल कंडीशनिंग कहना है, फिर इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहने लगेंगे। ठीक है? तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि फ़ोबिया 2 तरह से लर्निंग से रिलेटेड है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि जब किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस जिसे कहा जाता है के को जब हम यूसीएस के साथ पेयर्ड करके प्रेजेंट करते हैं तो पर्सन डरना सीख लेता है। ठीक है? लेकिन जब इससे दूर भी रहना सीख ले तो इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे। जब हम पेयर्ड करके प्रेजेंट कर रहे हैं तो क्लासिकल कंडीशनिंग है, और जब वो दूर रहना सीख लेगा, ठीक है, उस जिससे वो डर रहा है, तो इसे कहेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो एक तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? अवॉइडेंस कंडीशनिंग एग्जाम्पल। अब क्या है मॉडलिंग? कई बार क्या होता है कि फोबिया इसलिए भी डेवलप होता है कि इंसान ने दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व कर लिया और ऑब्जर्व करने की वजह से उसमें फोबिया डेवलप हो गया। भाई कई बार जब माँ बाप डरते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ से, तो बच्चे भी डरना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? कि भाई किसी चीज़ से डरने से अगर इंसान को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है तो वो उसको भी सीख लेता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाने से डरकर अपने माता पिता के सामने कुछ ऐसा बहाना बनाता है जिससे उसे स्कूल नहीं जाना पड़े, और उस बहाने को सुनकर अगर उसके माँ बाप उसको स्वीकार कर लेंगे और उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो जाएगा और फिर उससे डरने लगेगा। तो ये हमारा एटियोलॉजी हो गई फोबिया की। अब हमारा नेक्स्ट आता है पैनिक डिसऑर्डर। अब पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? अब ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट आपके में नहीं है। पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर का एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। पैनिक डिसऑर्डर में रोगी को अचानक, ठीक है, पैनिक जो होता है सीजर पड़ जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है। जब रोगी को इस तरह का अप्रत्याशित पैनिक अटैक बार बार हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार पड़ता है, तो उसे DSM-5 में पैनिक अटैक कहा गया है। ठीक है? भाई अनएक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो रही है तो ये पैनिक अटैक है। ठीक है? पैनिक अटैक की DSM में 13 फिजियोलॉजिकल सेंसेशंस बताए गए हैं, जिसमें कम से कम 4 जो हैं फिजिकल सेंसेशन का कोई भी पर्सन अगर अनुभव कर रहा है तो उसे कहा जाएगा कि हाँ भाई उसे पैनिक अटैक आ रहा है। ठीक है? इसमें भी लिख रखा है मैंने बहुत सारे, और ये भी हैं पैनिक अटैक के सिम्पटम्स। ठीक है? अब इसमें क्या है? हृदय गति का तीव्र हो जाना, ठीक है, रैपिड और स्लो हार्ट रेट, तीव्र या कम हो जाना, पसीना आना, मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न होना, सांस गति रुकने या मंद होने का अनुभव होने लगना, छाती में दर्द या तकलीफ होना, दम घुटने का अनुभव होना, पेट में दर्द होना, मिचली का अनुभव होना, बेहोशी होना, चक्कर आने का अनुभव करना, डीरियलाइजेशन अवास्तविकता, सब कुछ अनरियल लगने लगे, अपने आप से अलग होने का अनुभव होना यानी कि डीपर्सनलाइजेशन, अपने आप पर नियंत्रण खोने का डर होना, ठीक है, मरने का डर लगने लगना, सुन्न हो जाना, झुनझुनी या संवेदन का होना या ना होना, कपकपी या अत्यधिक गर्मी का अनुभव होने लगे। ठीक है? तो ये सब क्या है? किसके सिम्टम्स हैं? आपके पैनिक अटैक के सिम्टम्स हैं। पैनिक अटैक वीक में 1 या 2 बार कम से कम अवश्य होना चाहिए, और दौरा आने पे लगभग कुछ मिनट तक तो अवश्य बना रहता है, कभी कभी घंटों भी बना रहता है। पैनिक अटैक क्यूट और अनक्यूट दोनों ही तरह का हो सकता है। क्यूट पैनिक अटैक कोई किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या स्टिमुलस से रिलेटेड होता है, और जब व्यक्ति को उस स्टिमुलस सिचुएशन से हम सामना कराते हैं तो उसे अटैक आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो साइकोथेरेपिस्ट हैं उसमें वो कहते हैं कि इससे फोबिया भी उत्पन्न हो जाने का की वो पॉसिबिलिटी रहती है। पैनिक अटैक जो अनएक्सपेक्टेड होता है उसमें कई बार किसी भी सिचुएशन में ये पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है या उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अब एक केस की बात करें जिसके थ्रू हम ये पैनिक डिसऑर्डर का चीज़ समझ सकते हैं, उसमें क्या है, मिसेस वॉटसन जिनकी एज 45 वर्ष की थी, उनके 2 बच्चे भी थे। उसे अपने चाचा से बचपन से ही काफ़ी लगाव था क्योंकि उसके पालन पोषण में चाचा की मेन या अहम रोल रहा था। तो कुछ महीने पहले ही उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी जिससे उसे काफ़ी मेंटल ट्रॉमा पहुंचा था।
कुछ दिन पहले जब वह अपने काम से घर लौट रही थी, तो रास्ते में ही उसे पैनिक अटैक पड़ा। जाड़े के मौसम में वह पसीने-पसीने हो गई। उसे अनुभव होने लगा कि उसका हृदय गति रुकने को है और तथा उसकी सांस की गति काफ़ी अनियमित ढंग से चलने लगी। उसे डीरियलाइजेशन तथा अपने आप से अलग होने का अनुभव होने लगा। अगल-बगल के लोगों से सहायता मांगकर वह किसी तरह नज़दीक के अस्पताल में पहुंची, जहां उनका मेडिकल जांच की गई और किसी तरह की कोई असामान्यता नहीं पाई गई। ठीक है, सिर्फ इतना ही पाया गया कि उनकी जो हार्ट रेट था कुछ इरेगुलर थी और जांच के दौरान फिर सामान्य हो गई। इसी तरीके से उनको दूसरा पैनिक अटैक फिर हुआ जब वह घर पर खाना बना रही थी। अगले कुछ सप्ताहों में उसे घर में ऐसे ही दौरा पड़ा। ठीक है, जैसे-जैसे उसे पैनिक अटैक पड़ने की संख्या बढ़ती गई, उसे घर से बाहर जाने में डर उत्पन्न होने लगा। हमेशा वह इस बात से अब डरने लगी कि अकेले वह बाहर नहीं जाएँगी, क्योंकि संभव है कि उसे इस ढंग के पैनिक अटैक पड़ सकते हैं और उसे कौन बचाएगा। तो फलतः वह अपने जो सोशल वर्क थे और जो एंटरटेनमेंट वाले वर्क थे, उसमें वो क्या करने लगी, कटौती करने लगी। इस मतलब इस चीज़ों से डरने कटने लगी। बहुत दिनों तक उनका उपचार किया जाने पर वह महिला अपने सामान्य जीवन की ओर लौट आई और फिर उसे पैनिक अटैक नहीं पड़ा। यानी कि उसे फिर इसके लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स आदि प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसका है? पैनिक डिसऑर्डर का। एटियोलॉजी की बात करें तो बेसिकली सबकी एटियोलॉजी कुछ-कुछ सिमिलर सी हैं। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं ना, ये सब चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो आइडेंटिकल ट्विन्स में ये रेट ज़्यादा होता है और फ्रेटर्नल ट्विन्स में ये रेट कम होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर हैं उसकी। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, हमने ये बताया कि इसका एक कारण ये भी हो सकता है व्यक्ति अपने भीतर जो शारीरिक संवेदनाएं यानी कि बॉडीली सेंसेशन डेवलप होती हैं, उसका कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कि अनर्थकारी गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। भाई जो रियलिटी है उससे हट के आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो पर्सन में अपने आप ही परेशानी और अधिक बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी, जिस वजह से पैनिक अटैक डेवलप हो जाएगा आपके अंदर। फिर है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि सामान्यीकृत चिंता विकृति। अब ये क्या कहती हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि जिसको हम जीएडी भी कहते हैं, एक ऐसी एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें रोगी क्रॉनिक यानी कि चिरकालिक, अवास्तविक और अत्यधिक चिंता से ग्रसित रहता है, यानी कि बहुत लंबे समय से ग्रसित रहता है चिंता से। इस तरह की चिंता को हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, जीएडी से ग्रसित व्यक्ति हमेशा तनाव, चिंता से विकृत अवास्तविक विकता की दुनिया में रहता है। ठीक है, मतलब कि जिस भी पर्सन को जीएडी है, वो हमेशा तनावग्रस्त रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, हमेशा अवास्तविक दुनिया में रहेगा, रियलिटी से दूर रहेगा। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी कम से कम 6 माह ऐसे बीते होते हैं जिसकी अवधि में वो अत्यधिक चिंता या अवास्तविकता महसूस कर चुका होता है। तो उसे जीएडी का रोगी कहा जाएगा। ठीक है? अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ऐसे पर्सन इमोशनली बेचैन रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, सतर्क रहते हैं, हैरान रहते हैं। वे आने वाले खतरों जैसे कि हृदय आघात, हार्ट अटैक, मर जाने, नियंत्रण खोने जैसी बातों के बारे में सोच-सोच कर काफ़ी परेशान होते रहते हैं। कॉग्निटिवली बात करें तो वह हमेशा कुछ बुरा होने की उम्मीद करते रहते हैं, परंतु इन्हें ये पता नहीं होता क्या बुरा होने वाला है। फिज़िकली उनमें कई तरह के सिम्पटम्स दिखाई पड़ते हैं। व्यक्ति में कई इमरजेंसी फिज़िकल रिएक्शन भी होते हुए पाए गए हैं, जैसे पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, पेट की गड़बड़ी, सिर का उड़ा-पुड़ा होना, हाथ-पाँव काफ़ी ठंडे हो जाना, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती। कंसंट्रेशन में कठिनाई, इरिटेबल बिहेव करना, बिहेवियरली ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को दूसरों से छुपाते हैं। छुपाने के ख़्याल से कहीं और चले जाते हैं, सामने फ़ेस टू फ़ेस बात नहीं करेंगे, निर्णय लेने में कठिनाई होती हैं, निर्णय नहीं ले पाते, निर्णय लेते भी हैं तो सोच समझ के नहीं लेते हैं, कोई ना कोई एरर करते रहते हैं।
तो ये सब क्या है, जीएडी के सिम्टम्स हैं। तो ये सिम्टम्स यहाँ पे लिखे भी हैं, सिम्टम्स ऑफ मेंटल कंडीशंस, सिम्टम्स ऑफ जीएडी के। ठीक है, कि फिजिकल सिम्टम्स की बात करोगे तो फटीग होगा, सो नहीं पाएंगे, मसल्स पेन होगा, मसल्स टेंशन्स बनी रहेगी, शेकीनेस रहेगी, स्वेटिंग रहेगी, इरिटेबल महसूस करेंगे। मेंटल कंडीशन की बात करोगे तो कॉन्स्टेंटली हमेशा ही थिंक करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, थिंकिंग अबाउट अ प्लान सो मच दैट द माइंड गेट्स इनटू द वर्स्ट एंड मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। कितनी बद से बदतर सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं, सोचते रहेंगे बेफालतू में। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को बहुत ही फ़ियरफुल बना के सोचेंगे, इनस्टेबिलिटी रहेगी, कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी रहेगी, जो आपको बताया वो सारी चीज़ें इसमें आएँगी। अब बात करते हैं केस की, कि जीएडी का केस कैसा हो सकता है। 24 साल का मैकेनिक को साइकोथेरेपी के लिए उसे मेडिकल थेरेपिस्ट द्वारा भेजा गया। उसे नींद नहीं आने की शिकायत थी, साथ ही साथ चक्कर भी आते थे। वह स्टार्टिंग इंटरव्यूज़ के दौरान काफ़ी दुखित बहुत ही दुखी-दुखी सा रहता था। वह बोलते-बोलते हाँफने लगता था। उसे काफ़ी पसीना भी आता था। वह बार-बार पानी पीता था, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती थी। उसमें हाई एंग्ज़ायटी के और भी लक्षण मौजूद थे। वह यह भी कहता था कि उसे हमेशा तनाव बना रहता है। उसे किसी भी चीज़ की चिंता होने लगती थी तथा कई प्रकार की चिंता होती थी। जब वह अन्य लोगों के साथ कार्य करता है या इंटरेक्शन करता है तो यह सोच समझकर चिंतित हो जाता है कि कहीं कोई भयानक घटना जैसे कि हार्ट अटैक या उसकी मृत्यु ना हो जाए। उसने अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में तरह-तरह की कठिनाइयों के बारे में बताया और कहा कि उसका यह रिलेशनशिप फॉल्टी होने के कारण उसे कहीं नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? जीएडी का एग्ज़ाम्पल है। अब इसकी हम एटियोलॉजी की बात करें, कारणों की बात करें, तो जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, यानी कि जेनेटिक फैक्टर वही कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, हेरिडिटी पाई जाती है आइडेंटिकल ट्विन्स में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन कंपैरिज़न टू फ्रैटर्नल ट्विन्स के। ठीक है? साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ की बात करें, तो साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ कहती हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ईगो की इच्छा एवं इड की इच्छा में एक अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से जीएडी डेवलप हो जाता है। ठीक है? बेसिकली इड क्या है? इड प्लेज़रेबल प्रिंसिपल को फ़ॉलो करता है, तो इड की इच्छाएँ जो अपनी अभिव्यक्ति कॉन्शियसनेस में चाहती हैं, परंतु ईगो क्या करता है, उसको इस पे रोक लगाता है। वो कहता है कि नहीं, आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो क्या एक्सेप्टेबल नहीं है सोशली, तो आप इसको नहीं ला सकते प्रेज़ेंट में। आप इसको अनकॉन्शियस में ही रखें। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस वॉर की वजह से क्या होता है, ये जीएडी डेवलप हो जाता है। फिर दूसरा है फैक्टर्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि कंट्रोल और हेल्पलेसनेस के इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें बताया गया है कि रोगी या जो पेशेंट है, जनरलाइज एंजाइटी का जो पेशेंट है, वो थ्रेटनिंग सिचुएशन को अपने कंट्रोल से परे मानता है। उसको लगता है कि जो थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसके कंट्रोल से परे है। इसकी वजह से वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगता है, जिसकी वजह से जीएडी यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। अब इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है ओसीडी, जो आप सबको पता है और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हो उसके बारे में। तो जो इनिशियल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, उनका विचार था कि ऑब्सेशन एंड कंपल्सन 2 इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर्स हैं। परंतु बाद की जो स्टडीज़ हुई उसमें ये दोनों क्या हैं, बताया गया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक ही डिसऑर्डर के 2 पहलू हैं। जिसमें कई बार एक पहलू प्रधान होता है और दूसरा पहलू बाद में सेकेंडरी रोल प्ले करता है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है ऑब्सेशन, दूसरा है कंपल्सन। ऑब्सेशन बेसिकली क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर फीचर अ पैटर्न ऑफ अनवांटेड थॉट एंड फियर्स आर नोन एज ऑब्सेशन। अनवांटेड थॉट, ठीक है, क्या है, ऑब्सेशन है। दीज ऑब्सेशन लीड यू टू डू रिपीटेटिव बिहेवियर आल्सो कॉल्ड कंपल्सन। जब आप वैसे ये जो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं उनको लेके काम करने लगते हो, एक्टिंग करने लगते हो, रिपीटेटिव बिहेवियर करने लग रहे हो, तो कंपल्सन बन गया। ठीक है,
अब इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं कि ऑब्सेशन, व्हाट इज़ ऑब्सेशन? ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट बार-बार किसी इलॉजिकल यानी कि अतार्किक, असंगत विचार को ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है, रिपीट करते रहता है। इलॉजिकल है, अतार्किक है, इर्रेलेवेंट है कोई थॉट, उसको मन ही मन में दोहराते रहता है। रोगी यानी कि पेशेंट ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता को अच्छे से समझता है। वो जानता है कि बेफालतू के विचार हैं, मीनिंगलेस हैं, पर वो चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं पा पाता और वो अपने आप को हेल्पलेस यानी कि लाचार महसूस करता है और विचार बार-बार उसके मन में आकर उसे क्या करते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते रहते हैं। तो ये क्या है? ऑब्सेशन है। तो बेसिकली ऑब्सेशन को और क्या बताया गया है कि ऑब्सेशन एक ऐसा विचार है या चिंतन है जो हास्यास्पद है, कि जो आपको ऊपर हँसी उड़ाई जा सकती है क्योंकि भाई आप बार-बार एक ही चीज़ कर रहे हो। हास्यास्पद है, बेतुका है, अर्थहीन है, फिर भी रोगी उससे छुटकारा नहीं पा सकता। ये किसने बोला? किस्कर ने बोला। सेलिगमन और रोज़ेनहॉर्न ने बताया कि जो ऑब्सेशन है, ये ऐसा पुनरावर्ती चिंतन है, प्रतिमाओं एवं आवेगों को कहा जाता है जो चेतन में प्रवेश करते हैं और प्रायः घृणित होते हैं, एब्हॉरेंट होते हैं, उनको नियंत्रित करना, समाप्त करना कठिन होता है। ठीक है? ये बताया किसने? हमारे सेलिगमन में और रोजन हॉर्न ने। डेविंसन और नील ने बताया कि जो ऑब्सेशन है, वो क्या है? इंट्रूसिव है, पुनरावृत्ति है मतलब कि रिपीटेड है, आवेग एवं प्रतिमाएँ होती हैं बेसिकली, जो मन में बिना बुलाए ही स्वैच्छिक रूप से आ जाती हैं और अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए इर्रेशनल और अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। मतलब कि जो भी पर्सन है, जो नहीं चाहता उसके मन में आए, फिर भी आ रही हैं बार-बार और क्या होती हैं? इर्रेशनल होती हैं और उसके कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो बेसिकली अगर इन डेफिनेशन की एनालिसिस की जाए तो ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन का संबंध किससे है? किसी स्पेसिफिक थॉट से है, थिंकिंग से है, इमेजेस से है। ऐसे विचार क्या हैं? ऑब्सर्ड हैं, मीनिंगलेस हैं, बेतुके हैं, अर्थहीन हैं। ऐसे विचार रिपिटिटिव हैं, आपकी मेंटल कम्फर्ट को, मेंटल पीस को भंग कर रहे हैं। चाह कर भी आप इन विचारों पे कंट्रोल नहीं पा रहे हो। तो ऑब्सेशन के जो विचार हैं, चिंता उसका जो संबंध है, वो किससे है? बेसिकली रिपीटेडनेस से। ठीक है? बार-बार आपके मन में आ रहे हैं, बार-बार आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। आपकी डेली लाइफ़ को, आपकी जनरल वर्क्स को, ऑफ़िशियल वर्क्स को, एजुकेशन को, आपकी परफ़ॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? बाधा पहुँचा रहे हैं। तो ये क्या है? ऑब्सेशन है। ऐसा ऐसा थॉट जो बार-बार आपके मन में आ रहा है, इर्रेशनल है, अनकंट्रोलेबल है, इंट्रूसिव है, ठीक है? व्हिच इज़ रिलेटेड टू इम्पल्सिवनेस, इमेजेस, ठीक है? तो ये सब क्या है? ऑब्सेशन है बेसिकली। एक विचार जो बार-बार आपके मन में आ रहा है ना चाहते हुए भी, जिसको आप जानते हो कि वो बेतुका है, हास्यास्पद है, उसका मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी उसके आपके मन में आ रहा है, आपका उस पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, तो क्या हो जाता है? वो ऑब्सेशन कहलाता है। दूसरी ओर ऑब्सेशन की बात करें तो ऑब्सेशन के भी कई फॉर्म्स हैं, जैसे ऑब्सेशन डाउट्स हैं, obsessive doubts है such persistent thoughts are related to some completed tasks which are completed properly. For example, even after locking the room properly, आपने रूम प्रॉपरली लॉक किया उसके बाद भी आप रिपीटेडली डाउट कर रहे हो, तो ऑब्सेसिव डाउट्स। ऑब्सेसिव थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल अ प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट was repeatedly troubled by the thought that after having a boy she might have to go to work for a way but he would like to come to us and would व्हाट वुड सी डू इन सच अ सिचुएशन। ठीक है? एक ऑब्सेसिव थिंकिंग जो बार बार आपके मन में आ जा रही है। ऑब्सेसिव इम्पल्सिस, ठीक है, मतलब कि इंटेंस डिजायर्स। ठीक है? ऑब्सेसिव फियर जिसको लेके आप बार बार डर रहे हो। ऑब्सेसिव इमेजेस जो स्पेसिफिक इमेजेस से रिलेटेड हैं। तो इस तरह के ऑब्सेसिव फॉर्म्स हैं। ये कुछ ऑब्सेसिव सिम्टम्स के एग्जांपल हैं कि फियर ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड बाय टचिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आपने छू लिया तो उसका फियर, डाउट करने का कि डोर लॉक किया कि नहीं किया, गैस बंद की कि नहीं की, ठीक है? तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, वो आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा।
अब बात करते हैं कंपल्सन की। व्हाट इज़ कंपल्सन? अब कंपल्सन क्या है? बिहेवियरल हो जाएगा। वो थिंकिंग था, ऑब्सेशन एक थिंकिंग है, वहीं कंपल्सन एक बिहेवियरल रिएक्शन है जिसमें रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहता है। वहाँ बार बार सोचते रह रहा है, यहाँ पे बार बार करते रह रहा है। ठीक है, बार बार करते रहने के लिए क्या हो जाता है? कंपल्सिव हो जाता है, बाध्य हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं वो जानता है कि अनडिजायरेबल हैं, अवांछित नहीं ही अवांछित हैं, बल्कि अनडिजायरेबल तो हैं ही, वो ये भी जानता है तार्किक भी हैं, संगत भी हैं, लॉजिकल भी हैं, इर्रेलेवेंट भी हैं। जैसे कि साफ सुथरे हाथों को बार बार धोने का व्यवहार, ताला ठीक ढंग से लगा रहने का व्यवहार करना, सड़क पर खड़े होकर आते जाते गाड़ियों के नंबर नोट करना, किसी चीज़ को चुराना, आग लगा लेना। ठीक है, इनसे ये सब जो है क्या है? कंपल्सिव बिहेवियर है। तो कंपल्सिवनेस जो है जब कार्य में बदल दिए जाएँ, ठीक है? जब ऑब्सेसिवनेस को कार्य में बदल दिया जाए तो ये कंपल्सिवनेस कहलाता है, ठीक है? मनोग्रस्तता को यानी कि ऑब्सेसिवनेस को जब कार्य में बदल दें तो ये कंपल्सिव कहलाता है। तो कंपल्सिवनेस से ग्रसित लोग एक ही कार्य को बार-बार करते हैं, हालाँकि वे महसूस करते हैं कि ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए तो वो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स को बार-बार दिखाते हैं और पूछते हैं इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो डेविंसन और नील ने बताया था कि जो कंपल्सिवनेस है एक आवृत्ति व्यवहार है, ठीक है? यानी कि रेपिटेटिव बिहेवियर है जिसे व्यक्ति अपनी व्यथा को कम करने के लिए या कुछ संकट या विपत्ति को रोकने के ख्याल से करने के लिए बाधित हो जाता है और इसकी वजह से उसे करता है। तो बेसिकली इसकी अगर डेफिनेशन की बेस पे देखें तो कंपल्सिवनेस में व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक ही क्रिया को बार बार कर रहा है और कंपल्सिवनेस में व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं अनडिजायरेबल होती हैं, साथ ही साथ लॉजिकल होती हैं, इररेलेवेंट भी होती हैं। कंपल्सिव रोगी से जब यह पूछा जाता है कि वे बार बार एक ही क्रिया को क्यों करते हैं, क्यों दोहराते हैं रिपीटेडली, तो उनका उत्तर यही होता है कि वो अनईज़ी फ़ील हो करते हैं, अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं अगर उस काम को ना करें तो। ठीक है? अब जैसे कि मैंने ऑब्सेसिव नेस के जो ये टाइप्स बताए थे कि ये ऑब्सेसिव और जो डाउट्स हैं, जैसे कि पर्सिस्टेंट थॉट्स हैं, का जो संबंध होता है कंप्लीटेड टास्क से होता है। इस तरह के जो पर्सिस्टेंट थॉट्स होते हैं, उनका जो संबंध होगा, वो किससे होगा? कंप्लीटेड टास्क से होता है, जिसे ठीक-ठाक ढंग से संपन्न कर लिया जाता है। जैसे कि कमरे का ताला ठीक से बंद करके आने के बाद भी कुछ लोगों के मन में विचार आता है कि उसने ताला ठीक से बंद नहीं किया है, तो एक डाउट है बेसिकली। ऑब्सेसिव थिंकिंग क्या है? इस तरह की अ, सतत ऑब्सेसिव थिंकिंग का संबंध रोगी के जीवन में भविष्य में घटने वाली घटनाओं से रिलेटेड होता है, मतलब कि थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक गर्भवती महिला रोगी बार बार यह थिंकिंग करके परेशान रहती कि लड़का होने के बाद उसे कहीं दूर नौकरी पर जाना पड़ सकता है, परंतु वो लड़का हमारे पास ही आना चाहेगा और ऐसी स्थिति में तब वह क्या करेगी। ठीक है, तो मतलब कि फ्यूचर को लेके जो थिंकिंग है। ऑब्सेसिव इम्पल्सिस यानी कि कुछ रोगियों में कुछ साधारण क्रियाओं को करने से संबंधित कुछ तीव्र इच्छाएं बार बार देखी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक 40 वर्ष के वकील के मन में अपने छोटे इकलौते बेटे को का गला घोंट देने की तीव्र इम्पल्सिव डिज़ायर बार-बार आए। तो ऑब्सेसिव इम्पल्सिव जो पता है मीनिंगलेस है, अनडिज़ायरेबल हैं, इलॉजिकल हैं। ऑब्सेसिव फ़ियर की मतलब कि वो होती हैं जिसमें पर्सन अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी वजह से वो भयभीत और डरा हुआ महसूस करता है। उसे पता है कि इसकी वजह से उसे क्या होगा? सोशली अ, लज्जित होना पड़ेगा। जैसे एक 32 वर्ष के शिक्षक को प्रायः डर सताता रहता है कि वह अपने पत्नी के अनसैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल बिहेवियर को लेके कुछ कह ना दे। कुछ कह देगा तो भाई उसे ऑब्सेसिव फ़ियर रहता है इस चीज़ को लेके। ऑब्सेसिव इमेजेस जैसे कि कुछ रोगियों को में देखा गया है कि ऐसे लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजेस को लेके कल्पनाएँ करते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को कोई बहुत ही लॉजिकल इमेजेस दिखाई देती रहती हैं कि वो वॉशरूम जाते हैं तो उनको लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी ने वॉशरूम में बहा दिया, ऐसा करके कुछ इमेजेस, मतलब कि एक तरीके से समझ लो मेंटल पेशेंट है, नॉर्मल बिहेवियर है ना, तो उनको इस तरह से
इमेजेस दिखाई देती रहती है, ऑब्सेसिव इमेजेस दिखाई देती रहती हैं जिसकी वज़ह से वो परेशान रहते हैं। कंपल्सन की बात करें तो इसमें भी कुछ कंपल्सन के फॉर्म्स हैं जैसे यील्डिंग कंपल्सन। यील्डिंग कंपल्सन यानी कि इसमें रोगी कोई क्रिया करने की प्रबल दबाव महसूस होता है। उसको मतलब कि अपने पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे कि एक लेडी जिसकी आयु 29 वर्ष की थी अपने पॉकेट में बार-बार हाथ डालकर यह देखती है कि महत्वपूर्ण पत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो जानता है कि पढ़ा है फिर भी वो बार-बार देख रही है। कंट्रोलिंग कंपल्सन इस तरह के कंपल्सन में क्या हो जाएगा कि रोगी अपना ध्यान किसी कंपल्सिव बिहेवियर को नियंत्रित करने के ख्याल से कुछ रिपीटेड व्यवहार करेगा। जैसे एक 16 साल का लड़का अपनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को वो करने के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, जोर जोर से बोलकर क्या करने लगेगा, काउंटिंग करने लगे। तो कंट्रोलिंग कंपल्सन है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अभी कंपल्सन के सिम्पटम्स जैसे हैंड वॉशिंग, चेकिंग द स्टोव, काउंटिंग इन सर्टेन पैटर्न, ठीक है, ट्राइंग टू रिप्लेस अ बैड थॉट विद अ गुड थॉट, ये सब क्या है, कंपल्सन के सिम्पटम्स हैं। अब केस की बात करते हैं ओसीडी के। 38 वर्ष की एक महिला थी जो एक बच्चे की माँ थी। उसे वयस्कावस्था जिंदगी में, ठीक है, कॉन्टामिनेशन यानी कि संपर्क विकार की चिंता बार बार सताने लगी। करीब एक दिन में हज़ारों बार उसके मन में विचार उत्पन्न होता था कि कहीं वह जीवाणु, रोगाणु, जर्म से ग्रसित तो नहीं हो गई। तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता था कि वह उसका बच्चा जीवाणु से ग्रसित हो जाएगा। तो वह उसे रोक नहीं पाती थी इस विचार को और हज़ारों बार उसके बारे में सोचती रहती थी। इस तरह की सतत चिंता से परेशान होकर वह घर पर कपड़े धोने जैसे कंपल्सिव बिहेवियर पर प्रारंभ कर देती थी, जिसमें दिन भर का अधिक समय उसी में लग जाता था। वह अपने बच्चे को एक ऐसे कमरे में बंद रखती थी जिसके फर्श पर दीवार रगड़-रगड़ कर वह अधिक बार धोकर साफ कर लेती थी। वह घर के सभी दरवाज़ों को क्या करती थी, संदूषण यानी कि डर से हाथ से पकड़कर पैर से ही खोलती एवं बंद करती। कंटामिनेशन डिसऑर्डर हो गया था ना कि कहीं जर्म्स ना लग जाएँ। तो बार-बार घर साफ करना, कमरे साफ करना, ये सब करती रहती थी। तो ये क्या है, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है ओसीडी का। अब एटियोलॉजी की बात करें कि ओसी क्यों हो जाता है, तो बायोलॉजिकल थ्योरीज़ की बात करें तो इसमें लॉजिकल साइंस देखने को मिलते हैं कि उन्हीं लोगों को होता है जिनमें मेन ब्रेन ट्रॉमा कहीं न कहीं से डेवलप हुआ हो। तो ऐसे रोगियों को अगर न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन देखा जाए तो इनमें पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होगा, इनवॉलंटरी अ मूवमेंट्स होंगे और विज़ुअल मोटर परफॉर्मेंस होने के सबूत मिलते हैं। ब्रेन स्कैन एबनॉर्मलिटीज़ भी पाई जाती हैं और इनका जो ब्रेन होगा उसमें कई पार्ट्स में ओवर एक्टिविटी पाई जाएगी। बेसिकली कॉर्टिकल स्टेटल थैलेमिक एरिया में ऐसे लोगों में ओवर एक्टिविटी पाई जाती हैं। ड्रग थेरेपी के भी बहुत सारे सबूत मिले हैं कि ऐसे लोग बेसिकली ड्रग्स ले रहे होते हैं, मतलब किस तरह की मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, ठीक है? जैसे कि कैलिमोप्रेमाइन जो है एक विशेष तरह की जो ड्रग है कहा जाता है, इसका भी जो यूज़ है ये इसके उसके लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। फिर है साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ की बात की है। इसमें इन्होंने बताया है कि कब डेवलप होता है ओसीडी, जब अनडिज़ायर्ड या अनकॉन्शियस थ्रेट थॉट्स जो होते हैं, जो रिप्रेस्ड होके व्यक्ति के अनकॉन्शियस में चले जाते हैं और कॉन्शियस में आने की कोशिश करते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे थॉट्स होते हैं जिनको हम सोसाइटी में क्या नहीं कर सकते, बोल के नहीं बता सकते, हमने उनको क्या किया, अनकॉन्शियस में डाल दिया है। पर वही थॉट्स जो रिप्रेस्ड थॉट्स थे, विशेस थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, कॉन्शियस में आने की कोशिश करने लगते हैं और तो क्या होता है, फिर डिफेंस फॉर्म में ओसीडी डेवलप हो जाता है। फिर आता है बिहेवियरल थॉट थ्योरीज जो बताती हैं कि फॉल्टी लर्निंग की वजह से भाई हमने क्या क्या सीख लिया, ओसीडी सीख लिया, फॉल्टी लर्निंग है ओसीडी। फिर उसके बाद है कॉग्निटिव थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि भाई जब हम किसी भी सिचुएशन को ओवर एस्टिमेशन करके वैल्यूएट करते हैं तो ओसीडी डेवलप हो जाता है, किसी भी चीज़ को ओवर एस्टिमेट करके। भाई नॉर्मल चीज़ को हमने ओवर एस्टिमेट करके भाई
मकड़ा दिखा, ठीक है मकड़ा दिखा, पर हमने ओवर एस्टिमेट, मकड़ा दिखा अब तो भाई खा लेगा, काट लेगा। अगर ओवर एस्टिमेशन कर लिया हमने उस चीज़ का, उस सिचुएशन का, तो भी ओसीडी डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब किसी खतरनाक, डेंजरस आउटकम होने की संभावना कम होती है, लेकिन हम उस आउटकम को ओवर एस्टिमेट करके समझने की कोशिश करते हैं, तो ओसीडी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एंजाइटी डिसऑर्डर था, जिसको मैंने डिटेल फॉर्म में बताया है। अब आप लोग इसको अच्छे से सुनिए, समझिए और पढ़िए और एमसीक्यूज प्रिपेयर करिए। बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी रह गया होगा वो बात करेंगे। तो पहले तो जब आप लोग वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी तो ये कुछ स्टार्टिंग की क्लासेस ही हैं, तो एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों, और बाकी क्लास में डिस्कस करेंगे। अब थैंक यू सो मच।